अब हम लोग बात करते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो क्या होता है और किस प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने जैसा पहले समझा, हम लोगों ने जैसा अभी हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि ध्वनि एक संचार माध्यम है। ध्वनि अगर नहीं है तो दैनिक जीवन में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, काम करना असंभव है, क्योंकि सुनने की जो प्रक्रिया है उसी से काम होता है। लेकिन यदि ध्वनि लोगों को परेशान करने लगे, अनावश्यक रूप से लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगे, अनावश्यक हो, तो इस ध्वनि को शोर कहा जाता है और ये ध्वनि प्रदूषण की पहचान होती है। अगर हम लोग इसकी परिभाषा करने का प्रयास करें तो जैसा कि पहले कहा गया कि कोई भी अवांछित और अत्यधिक ऊंचे स्तर अगर किसी ध्वनि का है, कोई भी ध्वनि अगर कोई भी ऐसे अवांछित और अत्यधिक ऊंचे स्तर का है जिससे लोगों को परेशानी होने लगे या तनाव उत्पन्न हो जाए, या अगर श्रवण क्षमता उसकी आहत होती हो, तो इस प्रकार के ध्वनि को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हैं, यानी जो ध्वनि, हमने अभी जो डीबी की बात की कि इस कार्य के लिए इतना डीबी होना चाहिए, इस कार्य के लिए इतना डीबी होना चाहिए, ये जिसका स्तर है, उस स्तर के ऊपर अगर कुछ होता है या उसमें वृद्धि होती है तो मनुष्य के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा हम लोग उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो रॉकेट इंजन होता है, जो रॉकेट इंजन जो रॉकेट इंजन होता है, अगर इसकी जो ध्वनि है वो 180 ए, यानी 180 डीबी होता है, डीबी ए, अगर इसकी ध्वनि का जो दाब है वो 180 डीबी ए से ऊपर है, तो ये जो है, क्योंकि हमने पहले कहा कि इतना जो मनुष्य की जो क्षमता होती है 140 के बाद, यदि 140 डीबी ए के बाद अगर वो कुछ सुनता है तो वो पीड़ादायक और दर्द दर्द उसको उत्पन्न करने वाला होता है। तो 180 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये इतना अधिक वॉल्यूम कान का पर्दा फाड़ सकता है, कान का पर्दा फट सकता है, बहुत पीड़ादायक और कष्टप्रद हो सकता है। अगर हम लोग यही बात करें कि जो जेट विमान होता है, अगर वो उड़ान भरे तो 25 मीटर आरंभ में 25 मीटर दूरी तक अगर वो उड़ान भर रहा है, तो उस समय उसकी जो क्षमता होती है, वो जो स्तर होता है, जो ध्वनि का जो दाब होता है उसका स्तर 150 डीबी के आसपास होता है, 150 डीबी के आसपास होता है। और ये भी कान के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और पीड़ादायक होता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो भी हमारे जो जेट विमान होते हैं, अगर वो कोई उड़ान भर रहे हैं 100 मीटर दूर तक अगर ये जा रहे हैं, और मतलब कह सकते हैं कि ईयरफोन का जो उच्च स्तर होता है, यानी जो रॉकेट विमान उड़ रहे हैं वो जिस स्थान से उड़ान भरे वहाँ से 100 मीटर के दायरे में अगर आप हैं, तो उनका प्रभाव उतना ही होगा जितना आप एक ईयरफोन लगा करके फुल वॉल्यूम करके सुनते हैं, तो उतना ही प्रभाव होगा। उससे क्या होगा, ये एक जो ये बहुत पीड़ादायी भी होता है, और जो मानव पीड़ा की जो अवसीमा होती है यहाँ वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर अगर हम लोग कपड़ा मिल में जाएं, अगर थंडर क्लैप को देखें या जो रॉक म्यूज़िक होता है उसको सुने, या जेट उड़ान का जो आरंभ 150 मीटर की जो दूरी होती है उसको हम लोग उसके रेंज में हम लोग अगर आ जाएं, या कोई सायरन अगर निकट बज रहा है तो उसको देख लें, या कोई आरा मशीन चल रही है तो उसको हम लोग उसके आसपास हैं, तो 120 डीबी ए के आसपास इसका ध्वनि का दाब होता है, और ये असुविधाजनक होता है, यानी असुविधाजनक की उच्चता होती है। यही हम लोग अगर बात करें तो जो जेट विमान की उड़ान है वो 350 मीटर के रेंज में अगर हम हैं, या भूमिगत रास्ता, या आउटबोर्ड मोटर वगैरह चल रहे हैं कहीं पे, या बिजली द्वारा जो चलित लान बूमर होती है मोटरसाइकिल की 8 मीटर, अगर कोई दूर मोटरसाइकिल है 8 मीटर के दूर आसपास कोई मोटरसाइकिल है तो वो फार्म ट्रैक्टर है,
प्रिंटिंग संयंत्र है, जैक हैरम है या कूड़ा ट्रक है, अगर ये सब मशीनें चल रही हैं तो 100 डीबी के आसपास, 100 डीबीए के आसपास ये ध्वनि दाब उत्पन्न करते हैं। और इनसे 8 घंटे अगर ये कंटिन्यू चलें, यानी 8 घंटे ऐसे क्षेत्रों में आप हैं, तो आपको गंभीर श्रवण हानि हो सकती है। इस तरीके से अगर आप खुली यातायात में 150 मीटर पर या वैक्यूम क्लीनर या शोरपुर दफ्तर या पार्टी में आप कहीं हैं, तो आपको लगभग 70 डीबी के आसपास, 70 डीबीए के आसपास आपको ध्वनि दाब महसूस होगा। और उस समय साधारण उच्चता होती है, यानी वो साधारण उच्चता होती है जिससे आपको परेशानी हो सकता है। शांत ग्रामीण क्षेत्र में जो रात्रि कालीन का जो समय होता है, उस समय 30 डीबीए के, ग्रामीण क्षेत्र में जो शांत होता है रात्रि के समय, वो ध्वनि 30 डीबीए दाब उत्पन्न करता है। अगर कोई आपसे फुसफुसा रहा है, कान में बात कुछ कर रहा है, या पत्तियों की खड़खड़ाहट या सरसराहट उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि लगभग वो 20 डीबीए दाब उत्पन्न करता है और इसे बहुत शांत कहा जाता है। ये बहुत शांत माना जाएगा। और अगर सांस आप लेते हैं, जैसे हम लोग आलोम विलोम करते हैं या ऐसे ही जनरली सांस लेते हैं, तो उसको 10 डीबी ए इसकी सीमा होती है। और अगर हम लोग जीरो की बात करें, यानी जीरो पे आ गए, यहाँ कोई ध्वनि कोई दाब नहीं है, तो इसको श्रवण की जो अवसीमा होती है, अवसीमा मतलब कि इसके बाद हम लोग डीबी उसके बाद होता है शून्य पे आ गया। अब हम लोग बात करते हैं उन स्रोतों का जहाँ से ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैसे औद्योगिक क्रियाकलाप हो गया, मशीनें हो गई, मोटर वाहन हो गए, रेल हो गया, वायुयान हो गया, सैन्य शस्त्र हो गया, बारूद हो गया, भवन निर्माण कार्य हो गए, घरेलू उपकरण हो गए। ये सब सारे ऐसे स्रोत हैं जहाँ से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब हम यदि इसके इर्द गिर्द देखें तो पाएंगे कि जो शोर सर्वाधिक है वो व्यवसायगत खतरा है, जैसे सड़कों पर, कार्यस्थलों पर, और जो घर होते हैं, यहाँ तक घरों में भी शोर ही शोर उत्पन्न होता है। ध्वनि हमेशा तरंगों के रूप में चलती है, तरंगे दाब लगाती हैं। ध्वनि की जो उच्चता होती है अर्थात ध्वनि की जो तीव्रता होती है को एक पैमाने पर दाब को मापा जा सकता है, जिसे हम लोग डेसिबल, यानी अभी हम लोग चर्चा की कि उसे डीबी कहते हैं या डेसिबल कहते हैं। जो हम लोग अगर किसी यंत्र से अगर उसका किसी ध्वनि का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग डेसिबल मापक कहते हैं, यानी डेसिबल मीटर कहते हैं। दाब के अतिरिक्त ध्वनि में एक तारतम्य भी होता है जिसे पिच भी कहा जाता है। और अगर कोई ध्वनि समान है, यानी अगर दाब समान है, यानी प्रेशर अगर किसी ध्वनि का अगर दाब समान है, तो भी उसका जो तारत्व है, यानी जो उसकी तीव्रता होती है, वो निम्न तारत्व की हो सकती है, उच्च तारत्व की हो सकती है। उच्च तारत्व वाली जो ध्वनि होती है वो लोगों को ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। अब डीबी ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि डीबी ये क्या होता है। डीबी ए जिसे हम लोग कह रहे हैं डेसिबल ए कहा जाता है, यानी वह इकाई जिसमें ध्वनि का दाब और उसका जो तारत्व है दोनों मापे जाते हैं, यानी वह इकाई जिसमें ध्वनि का दाब और तारत्व
हमने बताया कि तारत्व तो निम्न भी होता है और उच्च होता है। तो जो ध्वनि का तारत्व है, ये दोनों अगर मेजर किए जाते हैं तो इसे हम लोग डेसिबल ए कहते हैं। अगर हम लोग शोर के ध्वनि प्रदूषण के अगर प्रभाव की बात करें तो कई प्रकार के प्रभाव इसके उत्पन्न होते हैं। पहली तो अगर शोर अधिक होगा तो आपस में दो लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी बातों के बीच में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। स्वास्थ्य पर भी इसका, स्वास्थ्य और जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उस पर भी इसका दोष और बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अगर ध्वनि बहुत उच्च है तो आवर्धित एड्रेनलिन स्तर जो है वो बढ़ने लगता है, वो विघ्न हो जाती है। उच्च रक्तचाप हो जाता है, माइग्रेन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर हो जाता है, पेट में अल्सर या लोगों में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लगता है, अनिद्रा जैसी समस्या हो जाती है, व्यक्ति अधिक आक्रामक व्यवहार करने लगता है। ये अन्य और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दोष और श्रवण क्षमता में अस्थायी क्षति आदि के लक्षण जो है वो आपको दिखाई देने लगते हैं। ये सब सारे जो है ध्वनि प्रदूषण की ही पहचान होते हैं। अगर ध्वनि प्रदूषण जो है अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए कई उपाय हैं। पहला तो ये है कि जो स्रोत है उस पर शोर कम करने का जो कोश, यानी जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उस ध्वनि को, उस स्रोत से ध्वनि कम उत्पन्न हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। जो शोर है उसके संचरण पथ को उसमें रोक पैदा करना चाहिए। जो प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर है, ध्वनि का जो रिसीवर है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा बहुत कम होता है। वैसे भी अमेरिका वगैरह में जहाँ हम वहाँ पे इंडिया में तो अनावश्यक शहर पे लोग नई बाइक ले लेंगे या नई कार ले लेंगे तो उसमें बैठ कर के खूब फुल म्यूजिक साउंड बजाएंगे, अपने भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। कोई नई बाइक ले लेंगे तो अनावश्यक हॉर्न बजाएंगे या बहुत दौड़ाएंगे, या इस प्रकार से गतिविधि। यहाँ पे ट्रैफिक 1 मिनट जाम हो जाए तो अनावश्यक जो है सभी लोग लगते हैं हॉर्न बजाने, लगता है जैसे कि तुरंत ट्रैफिक खुल ही जाएगा। लेकिन इसी तरीके का अगर गतिविधि अमेरिका में हो तो उनको तुरंत उनके ऊपर जो भी आईपीसी की धाराएं होती हैं, जो भी दंडित धाराएं होती हैं वो लगा करके उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, उनको उनके ऊपर चालान काट दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था बहुत वीक है। अमेरिका वगैरह में अनावश्यक अगर ट्रैफिक भी लग रही है तो भी आप अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएंगे। वैसे भी वहाँ हॉर्न कितनी सीमा बजाना है ये तय किया गया है और अनावश्यक हॉर्न तो आपको बजाना ही नहीं है। तो ये इंडिया में ही पॉसिबल होता है और यहीं के लोग ज़्यादा इस समस्या से पीड़ित भी। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ आवश्यक उपाय हैं जिसे किए जा सकते हैं। जैसे पहला उपाय ये है कि लोगों को आप जागरूक कीजिए कि लोग ध्वनि प्रदूषण अनावश्यक रूप से न पैदा करें। लोग अभिप्रेरणा और मतलब लोगों को अभिप्रेरित कीजिए। कानून बनाए जाने चाहिए, इसके लिए कानून बनने चाहिए और उस कानून को कड़ाई से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली के दिनों में सीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बहुत सारी बातें करता रहता है, लेकिन उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके नियमों को बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तव में इसका मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये भी उत्पन्न हो रही है कि लोग बाहर से जब ऑफिस से आते हैं शाम को तो उनके सर में दर्द होता रहता है। वो बार बार अपने माथे को पकड़ के दबाते रहते हैं या अपने माथे को सहलाते रहते हैं या अपने बालों को नोचते हैं या खींचते हैं या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ऑफिस में किस प्रकार का माहौल है। अगर वहाँ पे बहुत ही अनावश्यक शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक साथ चल रही हैं,
तो वो भी दिन भर व्यक्ति सुन सुन के उसमें काम कर कर के थक जाता है और वो अपने आप को तनावपूर्ण महसूस करने लगता है। इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो जो भी मानव स्वास्थ्य है उसके ऊपर, मानव स्वास्थ्य के ऊपर कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम ऐसे कहें तो जो भी हमारा जो तकनीकी है उसके साथ जो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और उसका जो उपयोग हो रहा है, उसके कारण जो होने वाला शोर है यानी जो ध्वनि प्रदूषण है, आधुनिक जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तनाव कारक है। यानी जो भी प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है और उसका जो उपयोग हो रहा है वो आधुनिक जीवन में लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तनाव का कारक है। बहुत सारे व्यवसायगत पर्यावरण में अनेक स्वास्थ्य खतरे पैदा हो रहे हैं। 8 घंटों से अधिक के लिए अगर 80 से 90 डीबी से अधिक की ध्वनि स्तर पैदा करने वाले स्रोत जो हैं वो मानव के कान के लिए हानिकारक उत्पन्न करते हैं या उनको हानि पहुंचाते हैं। मानव का जो कान होता है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियां सुन सकता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। उम्र के साथ साथ और भी किसी कारण से जो परास क्षमता होती है वो कम हो जाती है। 20 हर्ट्ज से कम की जो है आवृत्तियाँ वो अध्वनिक और अश्रव्य हो जाती हैं। यानी 20 हर्ट्ज जिस ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसकी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो आप उसे सुन नहीं पाएंगे या आप उसकी जो है जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। जो मानव का श्वास होता है, जो मानव का हेल्थ होता है वो शोर की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। यानी बहुत उच्च ध्वनि की अगर बहुत उच्च ध्वनि उत्पन्न हो रही है या उसकी आवृत्ति उच्च है तो इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की संवेदनशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव अगर बात करें तो जो शोर का जो प्रभाव है वो शारीरिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से होते हैं। शरीर की जो क्रिया है उसमें श्रवणी और ग्रह श्रवणी जो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। श्रवण शांति तब होती है यानी जब उद्भाषण शोर की जो आवृत्ति होती है वो 4,000 यानी 4,000 हर्ट्ज, इस पे जो 4,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है इस पर जो श्रांति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बहुत दूरगामी प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कानों के अंदर सीटी बजने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कान के अंदर घुरघुराहट उत्पन्न होने लगता है। अक्सर जो टेलीफोन के ऑपरेटर होते हैं उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो लगातार शोर के प्रभाव में अस्थायी श्रवण हानि से जूझते रहते हैं। अगर व्यक्ति को शांत जगह पर रखा या 24 घंटे तक तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 90 डीबी जहाँ पे ध्वनि का दाब है उत्पन्न हो रहा है, अगर 90 डीबी से ध्वनि का दाब वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वहाँ पे लगातार उसमें उस क्षेत्र में है तो वो अस्थाई बहरापन का शिकार हो सकता है। जिन व्यक्तियों में कान की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि किसी का कान बह रहा है या अन्य रोग से किसी अन्य रोग से बचपन से ही वो रोग उसका वृद्धि हो रही है उसमें, ऐसे लोगों को ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। अब गैर श्रवणी प्रभाव में हम प्रभाव की बात करते हैं, जैसे बोलना या बातचीत में बाधा उत्पन्न होना या परेशान होना या कार्य कुशलता में गिरावट और शरीर में सामान्य परिवर्तन होना। ये सब सारे जो प्रभाव हैं वो गैर श्रवणी प्रभाव यानी जो सुने नहीं हैं, सुनने के गैर श्रवणी हैं यानी जिन्हें आप सुन नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा
आसपास शोर होता है या व्यक्ति को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक ज़ोर से बोलना पड़ता है, ढलाई जैसे कि कहीं पे ढलाई का काम हो रहा है या कहीं निर्माण कार्य हो रहा है ऐसे जगह पे, तो ऐसे कार्यकर्ताओं में स्वर दोष उत्पन्न हो जाता है और जीवन के बाद के जो समय होते हैं उसमें स्वर कक्ष यानी जो कान का स्वर कक्ष होता है उसमें कैंसर तक भी हो सकता है। अधिकतर लोगों को शोर से परेशानी होती है, मगर तंत्रिका रोगी संतुलित लोगों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तंत्रिका रोगी बड़ी जल्दी तहस खा जाने वाले और उत्तेजनशील हो जाते हैं। जिनके अंदर कान संबंधित बीमारियां होती हैं वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से करने लगते हैं और जो उनकी कार्य पर्यावरण में जो उचित स्तरीय जो शोर से कार्य क्षमता घट जाती है। शांत वातावरण और निम्न शोर स्तर अधिकतर लोगों को अच्छा लगता है और कार्य उत्पादन में वृद्धि करता है। कार्य करने के लिए शांत पर्यावरण और निम्न शोर स्तर का होना बेहद आवश्यक है। उससे काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है और लोगों को उस पर्यावरण में काम करने में आरामदेह महसूस होता है। उच्च स्तरीय शोर से रक्तदाब, नाड़ी दर्द, श्वास लेना, पसीना आना, सिर दर्द बढ़ जाया करते हैं और इस शिकार हुए लोगों में सिर का चक्कर आना, थकावट, टूटती नींद, दोषपूर्ण रंग संवेदन ग्रहण, रात में कम दिखाई पड़ना आदि आम लक्षण होते हैं। रात की पारी में अगर कहें तो काम करने वाले और जो लोग पहले से ही उच्च रक्तदाब के से बीमार हैं यानी हाई प्रेशर से जो पहले से ही बीमार हैं उन पर अन्य की अपेक्षा शोर का जल्दी असर पड़ता है। यानी जिनका बीपी हाई होता है उनको शोर प्रदूषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शोर से अगर मनोवैज्ञानिक प्रभावों की बात करें तो लोगों में भावनात्मक विक्षोभ और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तीव्रता चाहे जैसी भी हो, शोर से नींद में खलल पड़ता है, जैसे कि टपकते नल से, चलते यातायात की आवाज़ से, कार्यस्थल पर शोर से ध्वनि होती है या ध्वनि ध्यान के केंद्रित होने में बाधा आती है, कार्य कुशलता और कार्य क्षमता घट जाती है। ज़्यादा तेज शोर से कुछ महत्वपूर्ण ध्वनियों और संकेतों को सुनने में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार के प्रभावों से भारी इंजीनियरिंग उद्योगों के कार्यशाला, फर्श पर अथवा मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाओं की जोखिमें बढ़ जाती हैं। ये सभी प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं।